दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह है प्रोटेस्ट की। सर, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पहले आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं। मेरा नाम ठाकुर दुष्यंत सिंह है। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, जिसके संयोजक आदरणीय भाई शेषी राणा जी, जो आपको पता होगा तिहाड़ जेल से फरार होकर अफगानिस्तान गए थे और पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां वापस लेके आए थे। विगत हमारी पार्टी निरंतर विगत कई वर्षों से कि जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, यूजीसी जो कानून आया है ये बिल वापस होना चाहिए, SC/ST एक्ट में पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद में गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो आप नीट एग्जाम में जैसे हमारे बच्चे 98% नंबर लेके आते हैं लेकिन उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, हमारे बच्चे 99% नंबर लेके आते हैं लेकिन IAS IPS नहीं बनवाते हैं। ये जो हमारी प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, हमने और इनको गालियां भी लोग देते हैं। लोग कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार। हमने उनको नारा दिया है कि तिलक तराजू और तलवार, अब न सहेगा अत्याचार, बहुत हो गया तुमसे प्यार, राष्ट्रवाद की यही पुकार। ये तिलक तराजू अगर तलवार नहीं होता तो ये आज हिंदुस्तान नहीं होता। हमारे अगर ब्राह्मण नहीं होता तो आज देश के अंदर शिक्षा नहीं होती, अगर राजपूत नहीं होता तो ये हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं होता। हमारे राजपूतों ने 565 रियासत, 18,700 किले, 40 लाख एकड़ जमीन दान दी थी, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, लेकिन आज उन्हीं को गालियां दी जा रही हैं। हमारे अगर वैश्य समाज नहीं होता तो आज हमारे देश के अंदर व्यापार नहीं होता, आज उनको गालियां दी जा रही हैं। हमारे बच्चे नीट एग्जाम में 99% नंबर लेके आए थे, 98% नंबर लेके आते हैं, लेकिन नीट एग्जाम में उनका एडमिशन नहीं होता है, 40% वालों को एडमिशन मिल जाता है। अरे भाई, अगर इस देश के अंदर प्रतिभाओं का अगर हनन होगा तो ये हमारा विकसित देश कहां से पैदा होगा। ये जो नारा दे रखा है, ये सरकारों को इस पे विचार करना चाहिए और निरंतर ये इस टाइम आप देखिए जो देश के अंदर जातपात की बात करते हैं, हमारी देश की राष्ट्रपति महिला ST हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी सबसे सम्मानित महिला हैं, आज देश की राष्ट्रपति हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी OBC समाज से आते हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो आज बताइए, आज जातिवाद का कहां भेदभाव है। अब अगर आप कहते हैं कुछ शोषण आप करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरे पीछे एकदम खड़े हुए आपको देख रहे हैं, ये पुलिसकर्मी है। अगर यही पुलिसकर्मी का जो DCP है वो ऑफिस में AC में बैठा होगा, लेकिन यही पुलिस का सिपाही आज यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, तो ऐसे तो इनका भी शोषण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर औकात है तो प्रोटोकॉल के तहत बैठ के, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी हैं, उनके बगल में बैठ के दिखाएं ना। भेदभाव तो वहां पे भी है। किसका भेदभाव है? ये सिर्फ सामाजिक व्यवस्था है जो निरंतर विगत हमारी चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ये निरंतर ये व्यवस्था बन के आई हुई है। संविधान एक है, लोग कहते हैं संविधान एक है। अरे भाई, संविधान अगर एक है तो आप गाय काटने पे आप लोगों को सजा देते हैं, लेकिन भाई भैंस कटती है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। यही हमारे आदमी के अंदर हो गया है। अगर वही हमारे अगर जनरल कास्ट के लोगों को अगर कोई गाली देता है, कोई उनके ऊपर अत्याचार करता है तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया झूठा कि इसने मुझको जासूचक शब्द बोला है, उसके ऊपर FIR हो जाती है और जाके उसे जेल की हवा खानी पड़ती है, झूठी FIR होती है। अभी आपको बताएं 25 आपका सन 2025 में 2,54,000 केस रजिस्टर्ड हुए, किसके? SC/ST एक्ट के, लेकिन उसके बाद उसमें 2,45,000 केस जो थे वो फर्जी पाए गए। हो चुका है, पहले जांच होने के बाद में फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो सन 2025 में यही जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी, सन 2018 में उसके बाद में यही बिल आपका पारित हुआ था लोकसभा में कि नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी उसके बाद जांच होगी। ये कौन लेके आए थे? कई बार ये भी देखने को मिला है कि अच्छे नंबर आने के बाद भी विद्यार्थी को मौका नहीं मिलता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ा, लाखों बच्चे हमारे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, रात दिन पढ़ाई पढ़ते हैं, 18 घंटे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनसे जाके पूछिए ना। और फिर बच्चे को उसका एक 40% वाले को जो पढ़ाई नहीं करता है और वो IAS IPS बन जाता है, और जिस बच्चे को IAS और IPS बनना चाहिए वो उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती, तो वो डिप्रेशन में आके क्या करता है, लास्ट में वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है ना। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीतिक कानून व्यवस्था है। ये
संविधान की व्यवस्था नहीं है, ये राजनीतिक स्वयं के लाभ की ये व्यवस्था है। भाई आरक्षण किसके लिए बोला था कि आरक्षण सिर्फ नहीं, संरक्षण चाहिए। जो गरीब हैं उनको पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। आज भी देखिए तिलक तराजू और तलवार, आज भी गरीबों की ही लड़ाई लड़ रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा है। वो ये कहता है जो देश का गरीब है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। लंबे समय से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं आरक्षण के ऊपर, जंतर मंतर से लेकर संसद तक, परंतु निष्कर्ष को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ही इसका हल निकालेगा या राजनीतिक गलियारों में निकल सकता है? देखिए इसमें जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्रांति पैदा नहीं होगी। आज आप देख रहे हैं जैसे जंतर मंतर पर आज ये चिंगारी पूरे देश के अंदर फैल चुकी है। अब जब सत्ता परिवर्तन आरक्षण के खिलाफत में जब सांसद और एमपी एमएलए जब बनेंगे, तब उसके बाद में देश का भूचाल आ जाएगा और लोगों की मानसिकता बदलेगी। जो कि लोगों को ऐसा लगता है अगर हमने आरक्षण के खिलाफ बोल दिया तो मैं ना एमपी बनूंगा और राजनीतिक दल हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। जब उसको अगर इस मुद्दे को लेकर, जैसे राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी है, हम इसके समर्थन में हैं। अगर हमारा सांसद और विधायक जब बनेगा ना, तो लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि नहीं, अगर जो आरक्षण के खिलाफ बोलेगा वो ही सांसद और विधायक बनेगा, तो अपने आप ही लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा, सारी राजनीतिक सत्ता पलट जाएगी।